बेहतरीन इतिहास रखता है। इसी वही देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। या वही देश है जहां पर अगर आप लोगों के हक की बात करेंगे तो आपको सराखों पे बिठा लेते हैं। मोदी जी, आपने भी लोगों की बात की थी, इसीलिए लोगों ने आपको 283 दे दिया। आपका 56 इंच का सीना देख करके आपको 283 का बहुमत नहीं दिया। जनता की बात करेंगे और मजेदार बात यह है कि बात से आगे बढ़ करके अगर उनका काम भी आप करेंगे तो जनता आपको कभी नहीं भूलेगी, भगवान की तरफ पूजेगी। ये ऐसी जनता है भारत की। और उन कामगार मजदूरों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन कामगार मजदूरों का सबसे पहला यूनियन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। और आज जब हम 125वीं जयंती मना रहे हैं, मोदी जी भी मना रहे हैं, तो हमें उन कामगार मजदूरों के मिनिमम वेज की बात करना पड़ेगा, उनके न्यूनतम मजदूरी की बात करनी पड़ेगी और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो शोषण होता है, उनके पक्ष में बात करना पड़ेगा। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। और रोहित वेमुला ने ठीक कहा था कि हर एक इंसान की पहचान को एक वोट तक सीमित करके छोड़ दिया गया है। हमें वोट तक सीमित मत कीजिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं, हम जीवन को जीना चाहते हैं, समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारी आकांक्षाओं को मत दबाइए, क्योंकि ये आकांक्षाएं अगर आप दबाते रहेंगे तो आपके इस दबाव के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे। और जब लोग उठ खड़े होंगे तो आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि विजय माल्या जहां भागा है तो पहले से जगह ऑक्यूपाई कर लिया है। आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा। ऐसे समय में जब हमारे सामने तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, उस चुनौती को जब हम देखते हैं तो कुछ बातों पर हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत है। गंभीरता सबसे पहले इस बात पे होने की है कि तय कीजिए कि आपको समाज कैसा बनाना है। अगर समाज बराबरी का बनाना है, अगर समाज लोकतांत्रिक बनाना है, तो मतभेदों को छोड़ दीजिए। 100% शुद्ध जो है उसको ढूंढना बंद कर दीजिए और किसी के साथ अगर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर मैक्सिमम यूनिटी बनाने की कोशिश कीजिए। हम ऐसे और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसमें। मैं दिल्ली में 2010 से रहा हूं और जब बस में निकलता था तो जो इंसान गंदा सा दिखता था, गरीब सा, मजदूर सा, उसको दूसरा जो सहयात्री होता था धक्का देकर के बोलता था बिहारी कहीं। लेकिन अब की बात बताता हूं साहब, आप अगर वैसा कोई इंसान निकलता है, वैसा इंसान कोई दिखता है, तो जिसको मोदी पे गुस्सा होता है वो कहता है जिया हो बिहार के लाला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की धरती ने हमेशा से सामंतवाद को चुनौती दी है। सच है कि यहाँ रणवीर सेना था, लेकिन उस रणवीर सेना के खिलाफ लोग सड़कों पे उतरते थे। ये भी इस बिहार की सच्चाई है। इस देश के अंदर जो तमाम तरीके के सवाल रहे हैं, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने का सवाल हो, बिहार ने हमेशा से मुस्तैदी को लेकर उसके पक्ष में बोला है। और आप लोगों को याद होगा कि सांप्रदायिकता की रथ यहीं बिहार में रुकी थी और मोदी का रथ भी यहीं बिहार में आकर लगा था। इसीलिए आप लोगों के प्रति, मैं भी बिहारी हूं इसलिए शायद मेरे प्रति भी, आप लोगों के प्रति पूरे देश की जनता टकटकी लगा करके देखती है कि बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से गैर लोकतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब संसद में घुस रहे थे तो मत्था टेका था और कहा था संसद मंदिर है। संसद मंदिर है आपकी नजर में, हमारी नजर में लोकतंत्र की संस्था है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज भी मंदिरों में महिलाओं और दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता। हम उस संसद को मंदिर नहीं, उसको लोकतांत्रिक संस्था बनाना चाहते हैं, जहां महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जा सके, जहां दलितों का जो कोटा है उसको पूरा किया जा सके। और उसी संसद से ऐसे कानून बने जिनके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हम सामाजिक समता स्थापित करेंगे, हम पितृसत्ता को खत्म करके महिलाओं के हक और अधिकार की बात करेंगे। वैसे कानून बनने चाहिए, इसलिए हमारे लिए लोकतांत्रिक संस्था है। यह जो सांप्रदायिकरण किया गया है पूरे मुल्क का, इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है, इसके पीछे अर्थव्यवस्था भी है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था ये है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। ये तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि किसी किसान के पास अगर 3 बीघा जमीन है और उसको 3 बेटा है
तो उसका जमीन का हिस्सा एक एक बीघे में बढ़ जाएगा। लेकिन अंबानी का जो खजाना था, दोनों बेटे में बांट देने के बावजूद उसके खजाने से ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है कि अमीर अमीर हो जाता है और गरीब गरीब हो जाता है? आईएएस का बेटा तो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। ऐसा इस समाज में क्यों होता है? ऐसा इस समाज में इसलिए होता है कि जो धन कुबेर हैं, उनके यहाँ धन की बारिश होती है और हमारे खेत में सूखा पड़ता है। अभी इस साल 25% इलाकों में सूखा पड़ रहा है और उस सूखे पे बोलने के लिए किसी के मुंह में जुबान नहीं है। महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को 10 बच्चा पैदा करना चाहिए, ये बात बोलने के लिए आपके हलक में जुबान है। लेकिन जब एक लड़की 41 डिग्री टेम्परेचर में 3 बार पानी लेने के लिए जाती है, मर जाती है, उस लड़की को बोलने के लिए आपके हलक में जुबान नहीं है, तो आप अपनी जुबान को बंद रखिए। क्योंकि इस देश के छात्रों और नौजवानों को आपने जो सपना दिखाया था, वो सपना हम भूले नहीं है। आपने कहा था कि इस देश में काला धन वापस आएगा और सबको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। हम रोज अपना अकाउंट चेक करते हैं मोदी जी, अभी तक 15 लाख नहीं आया है। अगर 15 लाख नहीं आया तो अगली बार आप नहीं आएंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। मैं एक मूवी देख रहा था, बिहार के ऊपर ही बना है, पुराने बिहार के ऊपर में, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। 2 लाख तो आप पैदा नहीं कर पाए। 2015 का डेटा है, 1,34,000 रोजगार पैदा किया है, 2 लाख आप पैदा नहीं कर पाए। 2 करोड़ आपसे नहीं हो पाएगा मोदी जी, आपसे नहीं हो पाएगा। और ये सवाल हम याद रखे हुए हैं। इस देश के जो 55% युवा हैं, आज शिक्षा और रोजगार के सवाल को बुनियादी तौर पर उठाना चाहते हैं। शिक्षा की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि इनको शिक्षित लोगों से सबसे ज्यादा घबराहट होती है। इसीलिए इनका पहला हमला इतिहास पर होता है। ये इतिहास को बदल देना चाहते हैं, क्योंकि इनका इतिहास बहुत खराब है। लेकिन हम बदलने नहीं देंगे इस इतिहास को साहब। हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि इस देश में संघर्ष छिड़ा है आजादी के सपूतों और अंग्रेजों के चापलूसों के बीच में, और चापलूस हारेगा और आजादी के सपूत जीतेंगे। ये बात मैं एक एक लोगों को जाकर के बता रहा हूँ, और ये बात मैं भूलने नहीं दूंगा। लोगों को कहते हैं आजादी मांग रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है। छोटे बैठने दीजिए, बैठे माई की भी तस्वीर है, उस पोस्टर पर अशफाकुल्लाह खान की भी तस्वीर है, और उस पोस्टर पर भगत सिंह के साथ साथ अंबेडकर की भी तस्वीर है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि रंगों की ये यूनिटी बननी जरूरी है, विचारों की ये यूनिटी बननी जरूरी है। क्योंकि जब आपके ऊपर एक विचार थोपा जाता है, आप बहुरंगी विचारों से उसका मुकाबला कर सकते हैं। आप बहुरंगी विचारों को अपनाइए और इस एकलवादी विचारधारा को आप खारिज कीजिए। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। जब मुल्क के अंदर तिरंगे को खत्म करके भगवा लहराया जा रहा है, जब मुल्क के अंदर भारत माता के हाथ से तिरंगा छीनकर भगवा थमाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको सतरंगी होना पड़ेगा। आपको तिरंगा के पक्ष में सतरंगी होना पड़ेगा और तमाम तरीके की विचारधाराओं को एक साथ ला करके यह जो संघवाद है इसको खारिज करना पड़ेगा। ये परिस्थिति आज हमारे सामने आई है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल विद्यार्थी लोग नीतीश और लालू की लाइन ले रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं इस देश के तमाम राजनीतिक लोगों से कि आप विद्यार्थी का लाइन ले लीजिए, हम आपका लाइन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आप हमारा लाइन नहीं लेंगे तो हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन आपकी राजनीति मिट जाएगी। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज मुल्क के अंदर अगर लोकतांत्रिक लोग, धर्मनिरपेक्ष ताकतें, समाजवादी ताकतें, अम्बेडकराइट और मार्क्सिस्ट एक जगह नहीं आए तो इस देश के अंदर जो गुरु गोलवलकर के चेले हैं, जो अंग्रेजों के जासूसी किया करते थे, आजकल देशभक्ति बोल रहे हैं। उनके सामने एक बहुत अच्छा मौका है कि इन ताकतों को आपस में लड़ाकर संविधान को खत्म कर दिया जाए। इनका इतिहास ये रहा है कि ये संविधान जलाए हैं। इनका इतिहास ये रहा है कि इन्होंने तिरंगे झंडे को जलाया है। इनका इतिहास ये रहा है कि ये महिला विरोधी नहीं। अभी वो आदमी आकर के काला झंडा दिखाकर बोला भारत माता की जय। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है,
अगर तुम नौजवान हो, सच में सोचते हो, तुम्हारे अंदर चेतना है, तो जाओ और बोलो मोहन भागवत से कि वो स्टेटमेंट क्यों दिया है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उसका विरोध करना भारत माता की जय बोलना है, सचमुच में है। संघ का विरोध करना सचमुच में भारत की जय बोलना है। ये लोग भटक गए हैं। भटक इसलिए गए हैं क्योंकि इनको इतिहास नहीं बताया जा रहा है। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो इस देश के अंदर राजे राजवारों के समर्थक हुआ करते थे। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो इस देश के अंदर जब प्रिवी पर्स को खत्म किया जा रहा था तो अनशन पे बैठ रहे थे। ये वही आरएसएस के लोग हैं जब इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा था तो हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो संविधान की होली इसलिए जलाई कि उन्होंने कहा कि संविधान को एक अछूत के द्वारा लिखा गया है। ये वही लोग हैं तिरंगा को मानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि तिरंगा में 3 रंग है और इनके हिसाब से, ब्राह्मणवादी समझदारी के हिसाब से, 3 रंग हिंदू के लिए शुभ नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भगवा पट्टी है उससे बाकी की जो सफेद और गहरी हरी पट्टी है उस पट्टी को ये मिटा देना चाहते हैं। और बुद्धिजीवम का प्रतीक, सत्य और अहिंसा का प्रतीक, जिसकी बात गांधी जी भी कहते थे, उस अशोक चक्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं, उस बुद्धिस्ट चक्र को ये मिटा देना चाहते हैं जो प्रगति का प्रतीक है, जो समय का प्रतीक है। तो ये लोग हमारे समाज के ऊपर एक एकलवादी विचारधारा थोपना चाहते हैं और वो एकलवादी विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है और पूंजीवादी विचारधारा है। जब मैं आजकल इस शब्द को बोल रहा हूं तो फेसबुक पे मुझे कुछ लोग गालियां दे रहे हैं और कहते हैं कमीना, शुअर की औलाद, तू ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों बोलता है। हमने कहा कि साहब इतनी समझदारी अगर आपके अंदर होती तो आप मुझे गाली देने के बजाय जिनके लिए आप गाली दे रहे हैं उनको गाली दे रहे होते। क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क ये होता है कि चाहे इंसान की जाति कोई भी हो, लेकिन अगर वो ऊंच नीच में भरोसा करता है, छुआछूत में भरोसा करता है और जातीय संरचना में विश्वास करता है, वो ब्राह्मणवादी है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हो। अगर समाज के अंदर छुआछूत को सही ठहराता हो और कहता हो कि भूमियार की शादी भूमियार से होनी चाहिए, वो ब्राह्मणवादी है। अगर कहता हो कि दलित की शादी दलित से होनी चाहिए, वो ब्राह्मणवादी है। अगर कहता हो कि दलितों को भूमियार के घर में नहीं खाना चाहिए और भूमियारों को लाला जी के घर में नहीं खाना चाहिए, वो ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवाद का संबंध एक विचारधारा से है, किसी व्यक्ति की जाति से नहीं है, उसकी समझदारी से है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस जातीय व्यवस्था के ऊपर लिख रहे थे तो उन्होंने जाति को बचाने का नहीं, जाति को खत्म करने का सवाल उठाया था। और हम ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं तो ब्राह्मण का नहीं, जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक सवाल और है, वो है पूंजीवाद का सवाल। हम लोग पूंजीवाद कहते हैं तो बात कहेंगे कि कंपटीशन करवा रहे हैं। ये कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कराना है तो बराबरी का कंपटीशन कराइए। एक बच्चा जो पढ़ करके गया है पाटलिपुत्रा हाई स्कूल में और एक जो पढ़ करके गया है डीपीएस में, दोनों को एक साथ आप यूपीएससी में बिठा देते हैं और जब पाटलिपुत्रा वाले को यूपीएससी में उसको मिलता नहीं है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप कहते हैं कि ये ठीक से पढ़ा ही नहीं। अरे साहब, आपने ठीक से पढ़ाया ही नहीं। या तो दोनों स्टूडेंट को आप शीशे वाले स्कूल में पहुंचाइए अगर आपके पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है, फंड है तो शीशा वाला में पहुंचाइए। अगर फंड नहीं है तो दोनों को बड़ा वाले में लाइए, तो बराबरी का कंपटीशन ये नहीं होगा कि बोरा वाला स्कूल का बच्चा एक तरफ और शीशा वाला स्कूल का बच्चा एक तरफ, ये नहीं होगा। और ये तो और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब ये शटडाउन जेएनयू करा देंगे, क्योंकि मैं बोरा वाला स्कूल में पढ़ करके बड़ी मुश्किल से जेएनयू पहुंच गया हूँ। अगर ये जेएनयू बंद हो जाएगा तो बोरा वालों के लिए बोलेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए हम इस देश के बोरा वालों को कहना चाहते हैं कि या तो शीशा वालों को वोट देना बंद करो, ना तो कहो उनको कि हमारे बच्चों को भी शीशा वाले स्कूल में पहुंचाने को तुमको वोट नहीं देंगे। ये सवाल हमको चुनाव में बनाना पड़ेगा। शिक्षा का जो ये सवाल है उसमें सिर्फ बराबरी स्कूल के स्ट्रक्चर से नहीं होगा, बराबरी स्कूल के सिलेबस से भी होगा। और सिलेबस में ऑफर अनार ही पढ़ेंगे और हमको अगर आप मोफर मोदी पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे।
क्योंकि गुजरात के अंदर जो सिलेबस का बदलाव किया गया है वो सिलेबस एक सांप्रदायिक सिलेबस है, जिसके अंतर्गत एक खास रिलीजन को प्रमोट किया जाता है और दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एयर इंडिया का टिकट बुक कर रहा था मेरा एक साथी, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा। उसमें वेज और नॉन वेज की जो कैटेगरी थी, तो वेज की जगह पे वेज लिखा हुआ था, नॉन वेज की जगह पे मुस्लिम मील लिखा हुआ था। ये सांप्रदायिकता है, जहां धर्म के आधार पे खाने को बांट दिया जाता है। कल को वेज की जगह पे हिंदू मील लिख देंगे, लेकिन उसका क्या करेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर शैव परंपरा को भी मानने वाले लोग होते हैं जो मांस भी खाते हैं। इसीलिए इस देश के अंदर एक संस्कृति, एक धर्म को नहीं थोपा जा सकता है। अगर इससे हमको बचना है तो हमको सेकुलर एजुकेशन की मांग करनी पड़ेगी। और सिलेबस के अंदर सिर्फ हम सेकुलरिज्म का सवाल नहीं उठाएंगे, हम वैज्ञानिकता का सवाल उठाएंगे। वैज्ञानिकता का सवाल हम इसलिए उठाएंगे क्योंकि देखिए कि इस बार के चुनाव में हुआ क्या था। कहा मोदी शेर है। अब बताइए, इंसान शेर होगा तो उसको जंगल में होना चाहिए, उसको चिड़ियाघर में होना चाहिए। ये वैज्ञानिकता है समाज के अंदर। और हमारे नौजवान लोग मोदी का हवा पहन करके घूम रहे थे। हमने कुछ को कहा कि तुम्हारी शक्ल इससे ज्यादा अच्छी है, तुम उतार लो इसको, क्योंकि इस हवे के ऊपर गुजरात दंगे का खून का छींटा है, तुम ये हवा मत। तो ये जो अवैज्ञानिकता है, जहां आदमी को शेर कहा जाता है और उसके सीने को 56 इंच बताया जाता है, इस अवैज्ञानिकता के खिलाफ भी हमें वैज्ञानिक शिक्षा की जरूरत है। ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। शिक्षा का सवाल एक प्राइमरी सवाल है। केजी से लेकर के पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, समान शिक्षा देनी चाहिए, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनी चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। इसके साथ साथ स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो स्कूल की एक और सच्चाई है। जरा स्कूल का ब्राह्मणवाद हम आपको बता देते हैं। अगर आपका कपड़ा गंदा है और आपका रंग काला है और टीचर अगर गोरे हैं और बड़ा बढ़िया सा कपड़ा पहन करके टीका लगा के आए हैं, तो बदमाशी दोनों बराबर किया है। एक गोरा स्टूडेंट जिसके पास साफ सुथरा कपड़ा है और एक काला स्टूडेंट जिसके पास गंदा कपड़ा है। मास्टर साहब, जो गोरा स्टूडेंट है छड़ी को जोर से उठाएंगे और धीरे से मारेंगे उसके हाथ में, और जो काला स्टूडेंट है, गंदा सा है, गरीब सा है, उसको धीरे से उठाएंगे और जोर से मारेंगे। ये भी स्कूल के अंदर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद हर जगह है। ब्राह्मणवाद सिर्फ ब्राह्मणों के घर में नहीं होता, स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी होता है। तो जब हम सबके लिए शिक्षा की बात कर रहे हैं, तब हम सबके बारे में ये भी कह रहे हैं कि हमको द्रोणाचार्य वाला गुरुकुल नहीं चाहिए जहां एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाए। आजकल रोहित की गर्दन मांगी जा रही है। हमको ब्राह्मणवादी शिक्षण संस्थान नहीं चाहिए। हमको सामाजिक न्याय के आधार पर समतामूलक शिक्षण संस्थान स्थापित करने हैं। ये भी शिक्षा के साथ सवाल है। इसीलिए जब हम घूम घूम कर शिक्षा मांग रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि स्कूलों को, कॉलेजों को और महाविद्यालयों को मॉडर्न गुरुकुल नहीं होने देना है और द्रोणाचार्यों से एकलव्यों को बचाना है। इसीलिए हमको रोहित एक्ट चाहिए और हम रोहित एक्ट का डिमांड कर रहे हैं। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग साथियों, तमाम अपने क्रांतिकारी साथियों, आपसे आग्रह है कि आप हमें छोड़ दीजिए। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए। साथियों, तमाम अपने क्रांतिकारी साथियों, आपसे आग्रह है कि आप हमें छोड़ दीजिए। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, उनको विरोध करने दीजिए। आप लोग बैठ जाइए।
क्रांतिकारी साथियों आपसे आग्रह है कि आप उन्हें छोड़ दीजिए।